हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी 2026 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, जो भी उसका सिलेबस वो हर एक एग्ज़ाम के लिए निकाल रहा है, उसमें एक पार्ट देखने को मिलेगा आपका इतिहास का, यानी हिस्ट्री का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से आपको इस सेगमेंट से आपको लगभग 5 सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस इतिहास वाले सेगमेंट की अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। एक तो आपका हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। ओके, तो इनमें जो प्राचीन इतिहास है उसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ने आज तक सवाल पूछे हुए हैं अलग अलग एग्ज़ामों में, उन सारे एग्ज़ाम को मिला करके जितने भी पी वाई क्यूज़ बन रहे हैं उन सारे पी वाई क्यूज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली अभी करंट टाइम में ये जो आज लेक्चर चल रहा है ये प्राचीन इतिहास की उसी सीरीज का एक हिस्सा है। इस इतिहास में आई थिंक ये आज 5वां लेक्चर होगा प्राचीन इतिहास का। ओके, तो एक लेक्चर और मैं लेके आऊँगा, आज इसका 5वां लेक्चर है, एक लेक्चर और मैं लेके आऊँगा तो प्राचीन इतिहास से जितने भी इसके पी वाई क्यूज़ आए हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो इस सीरीज को मैं स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि इसको सॉल्व करने से एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और जितना भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम आने वाला है आगे आने वाले समय में, जैसे अभी जो सबसे पहला एग्ज़ाम टकरा रहा है वो आपका हो जाएगा लेखपाल का, जो कि 21 मई को है। इसके बाद लोअर पीसीएस का आने वाला है, फिर एएसओ का आने वाला है, फिर आपके फार्मेसी वाला आ जाएगा। इसके बाद और भी जितने तमाम एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लॉन्च का मतलब कंडक्ट कराने वाला है, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कमीशन पी वाई क्यूज़ का रेपिटेशन कर देता है, उसको दोहरा देता है, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसे बने बनाए सवाल मिल जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो उसी सीरीज में जो ये मतलब स्टार्ट किया हूँ मैं प्राचीन भारत का यानी एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है अभी करंट टाइम में, उसी में आज हम लोग कुछ चैप्टर्स को कवर करेंगे जिनके पी वाई क्यूज़ यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर की बात कर लीजिए, तो इससे जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे आज हम लोग। इसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए तो राजपूत डायनेस्टी यानी राजपूत वंश के जितने भी सवाल हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पाल डायनेस्टी के जितने भी सवाल हैं वो, इसके बाद दक्षिण भारतीय जो राजवंश थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चोल हो गए, चालुक्य हो गए, पल्लव हो गए या संगम, ये सब जितने आप कह लीजिए राजवंश हैं, इन सब से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हुए हैं इनके पी वाई क्यूज़ में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, उन सारे को आज हम लोग एक साथ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है सातवाहन वंश जो है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उस पर विचार करें बेसिकली, और बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो सातवाहन वंश की अगर हम लोग बात करें सातवाहन वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सातवाहन वंश जो है इसके जस्ट मिनट या इसके जो आप कह लीजिए सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे, यानी इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था राजा सिमुक। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए कि इस वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, राजधानी अगर देखा जाए सातवाहन वंश की क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, ये यहाँ से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सातवाहन वंश की जो राजधानी है उसका क्या नाम था। ओके, ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि वन लाइनर एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादातर सवाल जो होंगे बहुत फैक्चुअल नेचर के होंगे। प्रतिष्ठान को अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठान को एक और नाम से जाना जाता है पैठन, यानी अगर आपके ऑप्शन में प्रतिष्ठान नहीं रहेगा पैठन रहेगा तो वो भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, तो सातवाहन वंश की अगर बात किया जाए तो इसके संस्थापक मैंने आपको बताया कि राजा सिमुक साहब थे, और इसकी जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान थी, पैठन थी। ओके, प्रतिष्ठान है कहाँ, तो आज के समय में अगर देखा जाए प्रतिष्ठान जो है वो औरंगाबाद ज़िले में है। औरंगाबाद ये कहाँ वाला, बिहार वाला नहीं, ये महाराष्ट्र वाला। औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र वाला है, और ये बेसिकली देखा जाए आज के समय में तो जो औरंगाबाद ज़िला है ये महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताया अभी तक कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो राजा सिमुक साहब थे। इसके अलावा मैंने बताया कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, या ऑब्लिक करके आप पैठन लिख लीजिएगा। और ये प्रतिष्ठान कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, जो कि गोदावरी के तट पर स्थित है। ओके, अब हम लोग सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो सवाल कह रहा है कि सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिमुक इस वंश के संस्थापक थे,
तो बात ये बिल्कुल सही है कि इस वंश के संस्थापक राजा सिमुक साहब थे। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। बिल्कुल, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राजा जो हाल थे, राजा हाल जो थे, राजा हाल ये 7वें नहीं थे, ये 17वें नंबर के राजा थे। ओके, 17वें राजा थे। ओके, तो राजा हाल जो है इन्होंने एक गाथा सप्तशती नामक रचना की थी बेसिकली, और वो संस्कृत भाषा में न लिख करके उसकी जो रचना थी वो प्राकृत भाषा में थी। किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में उन्होंने लिखा था। प्राकृत भाषा में उन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था, प्राकृत भाषा में क्या लिखा था, नाम क्या था उसका? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती है जो, उसकी रचना इन्होंने की थी, प्राकृत भाषा में की थी। ये आप ध्यान रखिएगा किस नंबर के राजा थे, तो ये 17वें नंबर के राजा थे। हाल का एक नाम था, और राजा हाल को एक और नाम से जाना जाता है, उनका नाम था शालिवाहन। दूसरा नाम जो है वो अगर आपके ऑप्शन में कभी आ जाए शालिवाहन, तो वो भी बेसिकली राजा हाल के बारे में ही बात कर रहा होगा। ओके, तो राजा हाल जो थे सातवाहन वंश के 17वें नंबर के राजा थे। इन्होंने एक रचना की थी गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी थी। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आप कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाए 1 और 2, जिस भी ऑप्शन में होगा वही होगा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहले में ही दे रखा है ओनली 1 और 2। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये 2023 में सवाल आया हुआ है वीडियो के री एग्ज़ाम में। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, तो यानी नालंदा महाविहार पहले ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन बी कह रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी कह रहा है विक्रमशिला। ऑप्शन डी कह रहा है वल्लभी। वल्लभी जो है वो आपका गुजरात में है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो इनमें अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो नालंदा महाविहार है या नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। कब किया था ये डेट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये काफ़ी पुराना है, बट ये 2023 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है मैं भी ये सवाल आपसे रिपीट कर दे। ओके, तो 15 जुलाई 2016 में 15 जुलाई 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये नालंदा महाविहार है कहाँ? तो ये बिहार में एक ज़िला है नालंदा ज़िला, वहीं पे एक जगह है राजगीर जगह पर ये है। ये कहाँ है? तो नालंदा ज़िले में है। नालंदा ज़िला ये कहाँ पड़ेगा? तो ये बिहार में पड़ेगा। भारत का राज्य बिहार। ओके, तो ये बिहार में स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के नालंदा ज़िले में है। नालंदा ज़िला में एक राजगीर नामक जगह है, वहाँ पे है। ओके, तो नालंदा महाविहार का एक पॉइंट और जान लीजिए कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इसकी अगर बात किया जाए कि इसको किसने स्थापना इसकी की थी, तो इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए कि नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम। ओके, कुमार गुप्त प्रथम किस वंश के शासक थे? तो कुमार गुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के ये शासक थे। ओके, गुप्त वंश से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने कब से कब तक ये रचना कराई थी इसकी, मतलब इसका जो स्थापना करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वो 415 से लेकर के 455 ईस्वी के मध्य में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो इस वजह से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनेस्को विश्व स्थल में कब शामिल किया गया था? 2016 में किया गया था, 15 जुलाई को नालंदा विश्वविद्यालय को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ओके,
राष्ट्रकूट वंश के अगर संस्थापक की बात किया जाए, यानी राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम है दंतिदुर्ग, यानी दंतिवर्मन साहब ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ओके, हर्षवर्धन ने किया था, नहीं किया था। सीमा विष्णु ने किया था, नहीं किया था। महेंद्र वर्मन ने किया था, नहीं किया था। दंतिदुर्ग साहब जो हैं वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। ओके, इसके अलावा अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी की बात करें तो ये राजधानी जो थी वो मान्यखेत में की थी। मान्यखेत जो है वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ये है कहाँ, तो ये शोलापुर एक जगह है। कहाँ पे, शोलापुर जगह जो है कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में एक जगह है सोलापुर, वहीं पे एक जगह है मान्यखेत, यही थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। ओके, और राष्ट्रकूट वंशों ने एक बड़ा ही फेमस मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम है कैलाश मंदिर। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एलोरा में है। एलोरा कहाँ है, अजंता और एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में ही है। ओके, तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने, और उनमें जो उस शासक का नाम क्या है वो कृष्ण प्रथम था, उन्होंने ही कराया था। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम था। या तो आपसे पूछ लेगा कि किस वंश के द्वारा ये निर्माण कराया गया था, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट सवाल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। ओके, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में। ओके, हर्षवर्धन साहब की अगर बात किया जाए तो इन्होंने 606 से लेके 647 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ओके, राजा हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक शासन किया था। इनका एक और नाम था, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से भी ये जाने जाते थे। कौन, राजा हर्षवर्धन। ओके, और यह जो है राजा हर्षवर्धन साहब जो हैं ये एक वंश, जिस वंश से बिलोंग करते थे उस वंश का क्या नाम था, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के से ये बिलोंग करते थे, पुष्यभूति वंश से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था बेसिकली, इन्होंने शशांक को पराजित करके, एक राजा थे शशांक, उनको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया था। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि राजा हर्षवर्धन जो हैं अपनी राजधानी कन्नौज जब बनाए थे तो कहाँ से ट्रांसफ़र करके, ओके, तो उन्होंने सबसे पहली अपनी जो राजधानी बनाई थी उसका नाम था थानेसर, या इसी को बोलते हैं थानेश्वर। इसी को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, थानेश्वर। तो सवाल आपसे ये पूछेगा कि राजा हर्षवर्धन जो हैं वो अपनी राजधानी जब कन्नौज को बनाए थे तो वो कहाँ से ट्रांसफ़र किए थे। कन्नौज को बनाने से पहले उनकी पहली राजधानी कौन सी थी, तो वहीं से ट्रांसफ़र किए होंगे। तो पहली कौन सी थी, थानेसर थी। तो थानेसर से उन्होंने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाई थी। ओके, तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है वो कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, तो आपका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा थानेसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि थानेसर के बाद उन्होंने अपनी कौन सी राजधानी बनाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी इससे डिटेल में आएगा तो हम फिर आपसे बात करेंगे, उसके बारे में और समझाएंगे। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित या रचना की गई थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर अंकित किया गया है। कवि भारवी, कवि भाष, कवि हरिशेन और कवि बाणभट्ट। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर सी है, कवि हरिशेन साहब जो हैं इन्होंने ही एक रचना की थी और ये समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे। कौन, सवाल आपसे पूछ सकता है कि हरिशेन जो हैं, कवि हरिशेन जो हैं वो किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के ये राज दरबारी थे। ओके, समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कौन,
कवि हर्षेण। ओके, तो समुद्रगुप्त के विजयों का जो प्रथम प्रमुख स्रोत है ना, वो बेसिकली अगर आपसे कभी ये सवाल पूछे कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग स्तंभलेख से मिलती है। और इस प्रयाग स्तंभलेख की अगर बात किया जाए तो ये चंपू शैली में लिखा गया था। ओके, तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, जो संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचना की गई थी, तो कवि हर्षेण द्वारा की गई थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कवि हर्षेण साहब हैं। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, जस्ट अ मिनट, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे। वही सवाल रिपीट कर दिया। देखिएगा अभी इसी पर्टिकुलर सवाल मतलब लेक्चर में आपको 4-5 सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीटेड होंगे। ओके, मैं उसको आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला सवाल है ये रिपीटेड है, इसके पहले वाला भी सवाल जो है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके जाएंगे, एनालिटिकल वे में सॉल्व करके जाएंगे, उनके सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करके जाएंगे, तो एग्जाम में ये सवाल आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। ओके, क्योंकि ये रिपीटेशन है। ये सवाल अगर आप मिस किए तो आप बहुत लड़कों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने PYQs को रट किया, एकदम चाट गए होंगे जो लोग, वो इस सवाल को बिल्कुल गलत ही नहीं कर सकते। आँख बंद करके मारेंगे तब भी उनका ये सही ही होगा। ओके, तो उस लेवल के कंपटीशन में आपको फाइट करना है। लेखपाल की भर्ती भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से इतने टॉप लेवल के बंदे बच्चे यहाँ पे आके पढ़ेंगे ना। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले भी इसको अप्लाई किए होंगे। ओके, तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। 1 महीना जो बचा है, अब 1 महीने से कमी है, जितना हो सके उतना फुल यूटिलाइज़ कीजिए और जितना हो सके उतना PYQs आप लगाइए। बार बार PYQs, हर दिन एक शिफ्ट बना लीजिए, एक टाइम का स्लॉट बना लीजिए जो कि PYQs पर डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सवाल रिपीट करेगा ही करेगा। ओके, ये एग्ज़ाम के बाद हम लोग आपसे बात ज़रूर करेंगे कि सवाल रिपीट हुआ या नहीं, लेकिन मेरा अभी से ये प्रेडिक्शन है कि सवाल रिपीट होने वाले हैं। ओके, तो एक से इस पर्टिकुलर सवाल का क्या आंसर होगा, क्या कह रहा है, किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे, तो समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे हर्षेण। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ओके, सवाल क्या कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त, इनमें से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है। ओके, तो नवरत्न में अगर पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन शामिल हैं। ओके, नवरत्न की अगर बात किया जाए तो नवरत्न में शामिल होने वाले विद्वान कौन कौन से थे। धन्वंतरी साहब थे, छपर्ण साहब थे, अमर सिंह साहब थे, शंकु जी थे, घटक पर इन्होंने किया था, इसमें शामिल थे कालिदास जी थे, बेताल भट्ट जी थे, वररुचि जी थे, वराह मिहिर थे। ओके, तो ये सभी लोग मिला के 9 लोग ये नवरत्न की श्रेणी में या बेसिकली कह लीजिए नवरत्न के दर्जे प्राप्त लोग थे। ओके, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो किस शासक के मतलब दरबार में ये अलंकृत थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है, इनका एक और नाम है जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि वो आपसे पूछ सकता है कि विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित या मतलब फेमस कौन से राजा थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है दूसरा नाम क्या है, या वो कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि आप धारण की थी। ओके, यहाँ पे अगर नवरत्नों की बात किया जाए तो नवरत्न में एक आपके थे धन्वंतरी साहब, धन्वंतरी जी की अगर बात किया जाए तो इनका जो प्रोफेशन था ये एक चिकित्सक थे। क्या थे ये? एक चिकित्सक, एक डॉक्टर थे, चिकित्सक। ओके, इसके अलावा एक और आप जान लीजिए कि कालिदास को तो आपको पता ही होगा कि वो बहुत ही फेमस कवि थे। एक नाम और आप जान लीजिए, वाराह मिहिर साहब जो थे, वाराह मिहिर, जस्ट अ मिनट, या वाराह मिहिर की अगर बात किया जाए तो ये क्या थे, ये खगोलविद थे, यानी ये बहुत बड़े जोग्राफर टाइप के थे। ये मतलब जो ये खगोल से संबंधित जितनी विद्या थी ये सब इनको पता थे। ओके, खगोलविद थे ये। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये 2 लोगों के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। ओके, धन्वंतरी साहब क्या थे? चिकित्सक थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। वाराह मिहिर क्या थे? ये खगोलविद थे। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि खगोलविद वाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्रमादित्य साहब जो हैं वो बेसिकली उन्हीं के दरबार में ये लोग रहा करते थे, यानी 9 रत्नों में से ये 2 लोग भी थे, वराहमिहिर और कालिदास जी थे। और विक्रमादित्य का नाम क्या था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से ये बेसिकली एक उपाधि धारण किए थे विक्रमादित्य का। ओके, ये राजा का असली नाम यही था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? ओके, सवाल रिपीट हो गया कि नहीं? सवाल बिल्कुल रिपीट हुआ है। अगर आप पिछले वाले सवाल को बहुत प्रॉपर तरीके से करके जाते तो ये सवाल अगर आपको नया दिखता तो आप बहुत आसानी से इसको कर जाते। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर या थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कुरुक्षेत्र हुई थी? नहीं। मगध हुई थी? नहीं। पाटलिपुत्र हुई थी? नहीं। तो क्या हुआ था? कन्नौज हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो कन्नौज के राजा शशांक को ही हरा के हर्षवर्धन ने कन्नौज पे कब्जा किया था और बाद में इसको थानेश्वर से अपनी राजधानी को मूव करके वो अपनी राजधानी को कन्नौज बना लिया था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि धन्वंतरी जी जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। और धन्वंतरी साहब जो हैं ये चिकित्सा से जुड़े थे, यानी ये बेसिकली एक डॉक्टर थे, उस समय वैद्य थे ये। ओके, तो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? नहीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे? बिल्कुल, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे? नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो बात ही नहीं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धन्वंतरी साहब कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। ओके, ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं ये किस आप कह लीजिए किस राजवंश से आते थे? ये गुप्त वंश से आते थे, गुप्त वंश के ये शासक थे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ओके, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। विक्रम संवत की अगर बात किया जाए तो इसके जो प्रणेता थे, यानी इसको मतलब लाने वाले जो थे, उनका नाम था सम्राट विक्रमादित्य। ओके, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है उनको। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ओके, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, इन्हीं को जो उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जो है वो विक्रम संवत के क्या हैं? प्रणेता हैं। ओके, जिन्होंने लगभग अगर देखा जाए विक्रम संवत कब शुरुआत किया गया था तो लगभग ये 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था। ओके, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, मैं एक लिस्ट आपको बना के दे दे रहा हूँ, उसमें 2-3 पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप अगर आपसे सवाल कभी पूछे तो आप इसको आसानी से कर जाइए। एक खाने में मैं लिख दे रहा हूँ संवत, एक खाने में मैं लिख दे रहा हूँ प्रारंभ, और एक खाने में मैं लिख दे रहा हूँ आपका प्रणेता। इसको कौन से लोग जारी किए थे? ओके, तो पहला तो आपको पता ही हो गया, पहला मैं यहाँ से वापस लिख ही दे रहा हूँ इसको, विक्रम संवत। विक्रम संवत की अगर बात किया जाए तो ये लगभग 57 ईसा पूर्व में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके प्रणेता कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय साहब थे, और इनको बोलते हैं विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हैं वो विक्रम संवत के प्रणेता हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो संवत है वो भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। शक संवत, शक संवत की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली 78 ईसा ईस्वी में ये आया था। वो ईसा पूर्व था, ये ईस्वी में है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके जो प्रणेता वो थे उनका नाम क्या था? वो राजा कनिष्क साहब थे, राजा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए, तीसरा जो बेसिकली संवत है जिसे हम लोग बोलते हैं हिजरी।
हिजरी संवत की अगर हम लोग बात करें, हिजरी संवत, तो ये लगभग 622 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। 622 है ये। और इसके जो प्रणेता थे, यानी इसकी जो शुरुआत की थी, वो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब। ओके, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट है। ओके, आपके लेखपाल के लिए आई थिंक ये इतना पूछ सकता है। ओके, तो विक्रम संवत हो गया, शक संवत हो गया, हिजरी संवत हो गया, ये कब कब प्रारंभ हुआ था, इसके कौन कौन से प्रणेता थे, अगर इतना आपको पता है तो आप निश्चिंत होकर आगे चलिए। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन सी कह रहा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी कह रहा है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ओके, तो सवाल क्या पूछा है कि राजा हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था। ओके, तो सवाल ये है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो राजा हर्षवर्धन के समय एक इंसान आया था यात्री बनकर के, जिसका नाम था वेनसांग। यानी राजा हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला जो चीनी यात्री था, उसका नाम था वेनसांग, वेनसांग। ओके, वेनसांग के अनुसार अगर देखा जाए तो हर्ष ने उत्तर के यानी नॉर्थ के 5 राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। वो 5 राज्य कौन थे। ओके, वेनसांग के अनुसार, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, वेनसांग के अनुसार राजा जो हर्ष थे वो नॉर्थ के यानी उत्तर के 5 राज्यों को कवर कर लिए थे, यानी उनका उस पर अधिकार था। कौन कौन से थे, एक एक करके मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पहला जो था वो आपका पंजाब था। पंजाब की बात अगर बात किया जाए, पंजाब के बाद जो है वो कन्नौज पे इन्होंने राज किया था, इसको तो राजधानी भी बनाए थे। इसके अलावा बंगाल पे उन्होंने राज किया था, बंगाल पे। इसके अलावा बिहार पे राज किया था, बिहार में वो बेसिकली मिथिला वाले क्षेत्र पे ज़्यादा उनका राज था, मिथिला। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और था जिसका नाम था उड़ीसा। ओके, तो 3 पॉइंट तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो हैं वो बहुत पहले अंग्रेज़ों के समय में अगर देखा जाए तो ये एक ही पार्ट थे। ओके, बंगाल से अलग हुआ था बिहार, बिहार से बाद में आगे चल करके उड़ीसा अलग हो गया था। ओके, उतना डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें बिहार स्पेसिफिक सवाल नहीं पढ़ना है। तो सवाल यह है कि बेसिकली जो 5 इंडीज़ थे हर्षवर्धन ने जिन पे अधिकार किया था, तो वो कौन कौन से, तो पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। अब हम लोग आते हैं सवाल के ऑप्शन पे। तो इनमें अगर आप देखें तो पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, बंगाल, बिहार, लेकिन जयपुर नहीं है, तो ऑप्शन चला गया। ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बात सही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी में किया था, प्रयाग में किया था, अयोध्या में किया था या सारनाथ में किया था। तो राजा हर्षवर्धन ने जो बौद्ध महासम्मेलन किया था वो बेसिकली प्रयाग में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, यानी कन्नौज से पहले वो कहाँ के शासक थे। राजा हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज का शासक बनने से पहले कहाँ के थे, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर। तो मैंने आपको बताया कि वो थानेश्वर के थे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप खुद देखिए, एनालाइज कीजिए कि कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं हम लोग उसी को एनालाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूपी पीएससी का अलग अलग कमीशन का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रखा हूँ। सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को यहाँ पे शामिल करके हम लोग एक ऑर्डर वे में, एक प्रॉपर तरीके से हायरार्की में इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सवाल रिपीट होंगे और हो भी रहे हैं। आपको अगर ये पूरी आज आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको ये पता है कि कम से कम जो भी 5 इतिहास में सवाल आएंगे 3 से 4 तो बहुत आसानी से आप कर जाओगे। एक आध सवाल कुछ हो सकता है मे भी इधर उधर, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत करेंगे, पूरा पीवाईक्यूज आपके कमांड पे होगा तो आई थिंक ये सब के सब आप सवाल कर जाएंगे। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो मैंने आपको बताया कि थानेश्वर का था। 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर ये बैठा हुआ था। कौन, राजा हर्षवर्धन। और तथा बाद में ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको हरा कर कन्नौज को जीता था, तो शशांक को हरा के ही कन्नौज को जीता था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी।
कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, राजश्री या कुमार गुप्त? किस काल की? गुप्त काल की। गुप्त काल की है यानी आई थिंक गुप्ता नाम में जरूर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता के बारे में थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो ये गुप्त वंश के जो शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य की उपाधि दिए थे, उनकी ये क्या थी? प्रभावती गुप्ता, उनकी ये पुत्री थी। ओके, पुत्री थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। ओके, और प्रभावती गुप्ता के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए कि इनका जो विवाह हुआ था, इनका जो विवाह हुआ था, इनकी जो शादी हुई थी वो वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश, नाम भी इतना अजीब अजीब है, वाकाटक वंश के राजा, जो कि ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? शासक रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के साथ इनका विवाह हुआ था। ये किस राजवंश के बेसिकली शासक थे? तो ये वाकाटक वंश के शासक थे। ओके, और प्रभावती गुप्ता थी कौन? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। ओके, तो अगर आपसे जो सवाल पूछा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। ओके, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में पूछ रहा है, शुरुआत में। ओके, वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का? ये सारे मुगल वंश के नाम हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब तोमर वंश जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12वीं शताब्दी के आरंभ में आप देखेंगे तो तोमर वंश का जो है राज या शासन दिल्ली पर था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अनंगपाल जो है दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे। ओके, अनंगपाल जो है एक वो तोमर वंश के शासक थे जो कि दिल्ली पे इन्होंने राज किया हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर बताया ना, ऑप्शन हो। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण, किसके कारण? जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद जो है वो कहाँ और कब मारा गया? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि सवाल क्या कह रहा है कि जयचंद जो है, जयचंद जो है वो किस मतलब पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, इनके विश्वासघात थे, इन्होंने धोखा दिया था बेसिकली। ओके, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद जी जो हैं वो धोखा दे गए थे। तो जयचंद जी हैं वो 1194 ईस्वी में अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जो है ये 1194 ईस्वी में अगर देखा जाए तो कन्नौज के शासक जयचंद, यानी सबसे पहला पॉइंट तो ये मिल गया आपको कि ये कहाँ के शासक थे? तो ये कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के ये शासक थे। कौन? राजा जयचंद। तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए बेसिकली वो भारत आया, और कन्नौज और इटावा के बीच में एक जगह है जिसका नाम है चंदावर। चंदावर एक जगह है, चंदावर, ये कहाँ पे है? तो कन्नौज और इटावा, अगर आज के समय में देखा जाए तो इटावा और कन्नौज के बीच में एक जगह है चंदावर, वहीं पे मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ। इसी युद्ध को जाना जाता है चंदावर का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। ये हुआ कब? तो 1194 हुआ। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1194 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। राजा जयचंद थे कौन? तो ये कन्नौज के राजा थे। ओके, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो इस युद्ध में अगर देखा जाए तो जयचंद युद्ध में पराजित हो गए और फाइनली मार दिए गए। ओके, अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। ओके, बेसिकली पूछ रहा है जयचंद की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई। तो इसी चंदावर के युद्ध में ही वो मारे गए। तो बेसिकली ये कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था और जगह का नाम क्या है? चंदावर। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पहला कह रहा है तराइन 1192 में, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है चंदावर 1194 में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात यह है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा क्यों किया, यानी विश्वासघात क्यों किया? तो बेसिकली अगर देखा जाए
कन्नौज के राठौर वंश के शासक जो जयचंद थे, ये राठौर वंश से बिलोंग करते थे। किस वंश से? राठौर वंश से। राठौर वंश से ये बिलोंग करते थे, ये राठौर वंश के राजा थे। तो ये राठौर वंश के जो शासक जयचंद जी हैं, ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। ओके, ये पॉइंट ध्यान लिए, यही रीज़न है कि वो उनका साथ नहीं दिए थे। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया? ओके, साउथ इंडिया वाले पार्ट की बात कर रहा है कि कौन सा इन चारों वंश में, चेर हो गया, पांड हो गया, चोल हो गया, राजपूत हो गया, इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो वंश है वो दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया है। चेर किया था, बिल्कुल किया था। पांड किया था, बिल्कुल किया था। चोर किया था, बिल्कुल किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजपूत वंश जो है वो दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था। ओके, अगर आपसे सवाल कभी पूछे कि राजपूत काल कब से कब तक कहा जाता है, राजपूत काल कब से कब की बात किया जा रहा है, तो ये 7वीं सेंचुरी से लेकर, अगर 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच का जो काल था वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता था। ओके, राजपूत काल यानी इन 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजपूत जो वंश थे उन्होंने राज किया था। यही कारण है कि इसे राजपूत काल कहलाता था या कहा जाता था। ओके, इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों की अगर बात किया जाए तो जैसे राष्ट्रकूट वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, परमार वंश हो गया और गढ़वाल वंश हो गया। ये सभी जो वंश हैं ये राजपूत वंश के अंतर्गत आते हैं और इनका जो उस समय बोलबाला था 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। यही कारण है कि इस पूरे फेज़ को, इस पूरे काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता था। बहुतायत में इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो नॉर्थ इंडिया में था, उत्तरी भारत में था। यही कारण है कि ये दक्षिणी भारत पर शासन नहीं कर पाए थे और सवाल यही पूछा है कि कौन सा वंश भारत के दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा राजपूत वंश। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? ओके, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाल साम्राज्य कहाँ कहाँ पे थे, इनका क्या क्या था। ओके, पाल साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो पाल साम्राज्य की जो स्थापना वो किसने किया था, तो राजा गोपाल ने किया था। ओके, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। अगर राजधानी की बात किया जाए कि पाल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी या कहाँ थी, तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मुंगेर। मुंगेर जो है ये पाल वंश की बेसिकली अगर देखा जाए तो राजधानी थी। ओके, और इस वंश का यानी पाल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे धर्मपाल। धर्मपाल की अगर बात किया जाए तो धर्मपाल बड़े ही महान थे, उदार प्रकृति के थे और इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा काम किया था। धर्मपाल जो शासक थे बड़े ही फेमस ये पाल वंश के शासक थे। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, बेसिकली खुद नहीं की होगी, करवाई थी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। धर्मपाल जी जो थे ये पाल साम्राज्य के सबसे आप कह लीजिए कि महान शासकों में से एक थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ओके, पाल साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश ये बेसिकली था, जो कि 750 से यानी 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक ये वंश चला। और ये पाल जो वंश है या पाल जो साम्राज्य है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पे इन्होंने अपना ज़्यादातर आप देखिए साम्राज्य किया था। ओके, अधिकार किया हुआ था। ओके, तो ये बिहार और जो बंगाल है ये भारत के किस वाले पार्ट में आता है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी में, तो ये आता है आपका भारत के पूर्वी वाले हिस्से में आता है। तो सवाल क्या पूछा है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं, तो ये बंगाल और बेसिकली बिहार वाले एरिया में ज़्यादा अधिकार किए थे, तो वो पूर्वी हिस्सा में आता है भारत के। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक वही होगा जो इसकी स्थापना करवाया होगा। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? देवपाल नहीं, रामपाल नहीं, गोपाल बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। महिपाल भी नहीं थे। ओके, तो गोपाल साहब जो हैं वो पाल वंश के पहले शासक के रूप में जाने जाते हैं, यानी पाल वंश के ये संस्थापक थे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई, पहली बार सुना जा रहा है। ओके, बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी नदी है? नेत्रावती नदी या गौतमी नदी या कालिंदी नदी या पोन्नैयार नदी। ओके, साउथ इंडिया का एक बड़ी खासियत है, साउथ इंडिया का फूड मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन ये साउथ इंडिया के जो नाम है ना, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए तो खासकर ऐसे नाम आते हैं कि जुबान लड़खड़ा जाती है। तो सवाल ये है, मैं बुराई नहीं कर रहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन नाम बड़े टेक्निकल होते हैं इनके। अपने यहाँ होता है राहुल, सुरेश, नीलेश, ऐसा होता है, वहाँ पे अलग अलग ही लेवल का नाम होता है। जगह का नाम तो और ही खतरनाक होता है, मतलब आदमी याद करते एक साइड याद करे दूसरे साइड भूल जाए। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक, यानी बेसिकली साउथ इंडिया में कर्नाटक वाले एरिया से ये फ्लो करती होगी, बहती होगी। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो नेत्रावती नदी है उसे ही बंटवाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। रीज़न ये है कि बंटवाल बेसिकली जो ये नदी है नेत्रावती नदी, कर्नाटक के वेस्टर्न वाले पार्ट पे, अगर साउथ वेस्टर्न वाले पार्ट पे देखा जाए भारत के, तो एक कर्नाटक वाले हिस्से से ये बंटवाल एक नगर होता है, वो नगर जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी कारण इसे बंटवाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो गया नेत्रावती नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, जस्ट अ मिनट भाई, तुम क्यों भाग रहे हो यार। अगला सवाल कह रहा है कि कह रहा है कि कौन सा मंदिर जो है पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा मंदिर है जो पल्लव राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ओके, पहला कह रहा है नागेश्वरम मंदिर, ऑप्शन बी कह रहा है महाबलीपुरम मंदिर, ऑप्शन सी कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी कह रहा है हजारा मंदिर। तो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया बड़ा ही फेमस जो मंदिर है वो है आपका महाबलीपुरम मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कुछ और मंदिर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ जो महाबलीपुरम मंदिर के ही समूह में बेसिकली अगर देखा जाए तो आते हैं। जैसे आदिवराह मंदिर जो है उसका निर्माण वहाँ के शासक सिंह विष्णु द्वारा कराया गया था। एक था एकाश्म रथ मंदिर जिसकी स्थापना अगर देखा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। गणेश रथ मंदिर की अगर बात किया जाए तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। एक कांची एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर बहुत ही फेमस है। अगर आपसे सवाल पूछे, मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ पे, कैलाश मंदिर ये है कहाँ भैया? तो ये है आपका बेसिकली अगर देखा जाए कांची में, ओके, कांची का कैलाश मंदिर जो है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसकी स्थापना कराई थी। और इस कैलाश मंदिर का जो वास्तुकला शैली है बेसिकली वो द्रविड़ वास्तुकला शैली में इसको बनवाया गया है। तो पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था महाबलीपुरम मंदिर। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। ओके, यानी विवेकानंद संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय और कीजाड़ी संग्रहालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो ये समझिए कि साउथ इंडिया की बात कर रहा है और संगम युग की बात कर रहा है। तो आप अगर इस पर्टिकुलर सवाल के करेक्ट आंसर को नहीं जानते तब भी आप इनके नाम में जो ऑप्शन में जो नाम दिए हुए हैं ना उनसे अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो हो सकता है आप आंसर तक पहुँच जाओ। ओके, क्योंकि सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के, यानी तमिलनाडु से संबंधित कुछ नाम मिलता जुलता होगा, क्योंकि सुरेश रमेश तो नहीं ये पूछेगा। ओके, तो उस दौरान संगम युग के दौरान जो तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है उनमें से विवेकानंद संग्रहालय की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ये बात पूछ रहा है कि तमिलों के जीवन का, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है नेपियर संग्रहालय, में भी शायद हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो ये भी उस समय हमें लग रहा है या तो पश्चिम बंगाल वाले एरिया से कवर करता होगा, या तो ये अगर देखा जाए क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है तो ज़्यादातर ये चांसेज है या तो उधर होगा या तो ये गोवा की तरफ होगा। ओके, तो ये भी चांस नहीं बन रहा है। ओके, और लास्ट ऑप्शन क्या है कीझाड़ी संग्रहालय की अगर बात किया जाए, अगर नाम के थ्रू आप जाइए, टोटल ब्लाइंड गेस करने की बात किया जाए तो आप अगर इसको डी आंसर लगाएंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। कभी कभी सवाल अगर नहीं भी आता ना तो उसके नाम के हिसाब से हम लोग एलिमिनेट करके या कोई तुक्का इन द सेंस ये है कि कोई लॉजिक
एलिमिनेशन के थ्रू उसको आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कीजाड़ी संग्रहालय जो है, ये कीजाड़ी संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। नाम से कुछ लग रहा है कि साउथ इंडिया में होगा। और तमिल के जीवन को प्रदर्शित करने की बात करें तो तमिल कहाँ पे हैं ज़्यादातर तमिल भाषी, वो तमिलनाडु में है। तो ये कीजाड़ी जो संग्रहालय ये तमिलनाडु में है। इसका निर्माण जो है वो चेट्टीनाड शैली में कराया गया। नाम सुनिए, चेट्टीनाड शैली। ओके, और कीजाड़ी संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। कौन? कीजाड़ी। कीजाड़ी जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में। ओके, किस नदी के किनारे है ये? वैगई नदी के तट पर बना हुआ है। संगम काल के दौरान एक नगरी है, यानी एक अर्बन बस्ती थी। ओके, यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता हुआ या उसको बताता हुआ संगम युग के दौरान बनाया गया था। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? बड़ा इजी सवाल पूछता है, बस ये है कि थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। अगर फैक्ट पे आपकी कमांड हैं तो यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, कॉन्सेप्ट मतलब बहुत कम इन द सेंस है कि 30-40% कॉन्सेप्ट पूछता है, ज़्यादातर वो फैक्ट पूछ रहा है। आप देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात करा, इससे पहले पल्लव के बारे में पूछा, इसके पहले सातवाहन वंश के बारे में पूछा। जितने पूछ रहे हैं वो उसमें से ज़्यादातर वो फैक्चुअल है, तो थोड़ा फैक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी समय आपके पास बचे हुए हैं ना, उस पर थोड़ा सा फैक्ट आप पढ़िएगा। चोल साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है विजयालय चोल, ऑप्शन सी कह रहा है अरेंजल चोल, ऑप्शन डी कह रहा है परांतक चोल। तो चोल साम्राज्य के जो बेसिकली संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विजयालय चोल, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और चोल साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो चोलों का जो शासन था वो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब उन्होंने पल्लवों को हराया था। यानी चोल साम्राज्य आने से पहले किसका शासन था? पल्लवों का था। पल्लवों को हरा करके चोल शासन का 9वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ, और इनका जो शासन है वो 13वीं शताब्दी तक चला। यानी चोल साम्राज्य अगर इसका ड्यूरेशन देखा जाए तो ये 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इसका शासन काल रहा। किसका? चोल साम्राज्य का। इसके पहले किसका रहा होगा? पल्लव का। पल्लव को ही हरा के तो ये यहाँ पे पहुँचे हैं, पल्लवों को हराए तब ये चोल साम्राज्य की स्थापना हुई, और ये लगभग 5 से अधिक शताब्दियों तक ये शासनकाल चलता रहा इनका। ओके, किसका? चोल साम्राज्य का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय चोल थे। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? ओके, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में पहला मंदिर जो है नटराज मंदिर, ऑप्शन बी कह रहा है गोंडेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी कह रहा है पलाई वन्नाथर मंदिर, ऑप्शन डी कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर। ओके ओके, तो ये कह रहा है कि इनमें से वो शिव मंदिर कौन सा है जो चोल शासकों के द्वारा नहीं बनवाया गया था? ओके, तो नटराज मंदिर जो चिदम्बरम में है, अगर देखा जाए तो चोल का ज़्यादातर तो बहुतायत में अगर देखा जाए तो चोल जो शासन किए थे वो साउथ इंडिया में किए थे। चिदम्बरम बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ इंडियन वाला नाम लग रहा है। ओके, तो नटराज मंदिर जो है वो चिदम्बरम में है। ओके, बात सही है, और इनको चोल शासकों का संरक्षण में बनवाया गया था, बात ये भी सही है। पलाई वन्नाथर मंदिर जो है तंजावुर में है, ये भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंडा चोलपुरम में बनवाया गया था, ये भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। तो कौन सा नहीं बनवाया गया था? वो था आपका गोंडेश्वर मंदिर जो कि सिन्नार में है, यही आपका ये चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। ये बेसिकली ये जितने भी हैं ये शिव मंदिर हैं। ओके, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बेसिकली अगर सवाल ये कहा जाए कि गोंडेश्वर मंदिर जो सिन्नार में है, सिन्नार है कहाँ? तो सिन्नार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के नासिक में है। ये पॉइंट आप समझिएगा, महाराष्ट्र के नासिक में जो सिन्नार जगह है, नासिक में। ओके, नासिक जिले में ये जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो सिन्नार जो जगह है वो वहीं पे है। ओके, तो गोंडेश्वर मंदिर की अगर बात किया जाए तो इसका जो निर्माण है ये 12वीं शताब्दी में यादव वंशी राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यादव वंशी शासक। नाम क्या था? नाम था उनका राजगोविंद के द्वारा ये इसका निर्माण या इसकी स्थापना करवाई गई थी, राजगोविंद। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यादव वंशी शासक थे और 12वीं शताब्दी में कराई गई थी। 12वीं शताब्दी में
ओके। 12वीं शताब्दी में राजगोविंद जो कि यादव वंशी शासक थे, उनके द्वारा गोंडेश्वर मंदिर जो कि सिन्नार में है, इसकी स्थापना कराई गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चोल शासकों के संरक्षण में इस चीज़ को नहीं बनवाया गया था, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा डैश थी। ओके, मलयालम थी, तमिल थी, संस्कृत थी, फारसी थी। अगर महोदयपुरम की बात किया जाए तो आज के समय में ये केरला वाले क्षेत्र में पड़ता है, केरल में। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। केरल की जो स्टेट लैंग्वेज कौन सी है तो उसका आपको पता होगा कि वहाँ पर मलयालम बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली जो संभावित भाषा वो मलयालम थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। ये सवाल यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। ओके, चोल झील अलग अलग एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो चोल झील के बारे में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा गया है। ओके, इसलिए इसको बहुत ही सीरियस होके इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चोल जो झील है वो 16 मील लंबी है और किस चोल शासक ने इसकी स्थापना करवाई थी तो चोल वंशी एक बड़े ही मतलब पॉपुलर आप कह लीजिए बहुत ही बलिष्ठ शासक थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम के द्वारा चोल झील का निर्माण करवाया गया था। किसके लिए करवाया गया था तो ये सिंचाई के लिए करवाया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो सिंचाई के लिए इसको कराया गया था। ये 16 मील लंबी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 16 मील लंबी है, लेकिन चोल झील जो है वो चोल शासकों के द्वारा कराया गया था। राजेंद्र प्रथम इसके आप कह लीजिए इनके द्वारा ये इसकी स्थापना करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी है और ये सिंचाई के लिए कराया गया था। ये सवाल में ही पूछ लिया। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा साहित्य जो है वो संगम साहित्य के नाम से या संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तो ये बेसिकली संगम साहित्य की अगर बात किया जाए तो संगम साहित्य ये तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तमिल भाषा में संगम साहित्य को आयोजित किया जाता था, तमिल भाषा में। ओके, सर्वप्रथम जो इन परिषदों का आयोजन हुआ था ये इसको अगर संगम साहित्य की बात किया जाए तो सबसे पहले किस राजवंश ने इसकी शुरुआत कराई थी तो पांड्य शासकों के द्वारा या पांड्य राजाओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? संगम साहित्य की। ओके, तो सर्वप्रथम इन परिषदों का जो आयोजन था वो पांड्य राजाओं के राज के संरक्षण में ही शुरुआत किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये संगम जो साहित्य है ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलर था। तो सवाल क्या पूछा है कि संगम साहित्य किस रूप में प्रसिद्ध था? तमिल साहित्य के रूप में, वैदिक साहित्य के रूप में, उर्दू साहित्य के रूप में और संस्कृत साहित्य। तो ये तमिलनाडु में था, तो बेसिकली ये तमिल साहित्य के रूप में फेमस था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? किसके अनुसार? चोल अभिलेखों के अनुसार, यानी जो चोल राजाओं के अभिलेख थे यानी चोल अभिलेख थे उनके अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि वेल्लानवगाई, नाम पढ़िए भाई साहब, क्या कह रहा है? वेल्लानवगाई की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है, ये जो शब्द है जो किसके लिए यूज किया जाता था? ये किया जाता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ओके, यानी बेसिकली ये जो टर्म है वेल्लानवगाई जो है ये ऐसे किसान स्वामियों के लिए, यानी किसी भूमि के जो किसान मालिक होते थे ऐसे किसान स्वामी मालिकों के लिए किया जाता था जो कि गैर ब्राह्मण होते थे, यानी वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग नहीं करते थे। ओके, तो उनके लिए वेल्लानवगाई जो है नाम ये टर्म यूज किया जाता था। ओके, बेसिकली ये जो भूमि दान में दी जाती थी ये गैर ब्राह्मण जो किसान थे उनको जब दी जाती थी तो उस रेफरेंस में इसको यूज किया जाता था। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि साला भोग की अगर बात किया जाए तो साला भोग जो है
जो भूमि ये दान मतलब जिनको दान दी जाती थी, जैसे किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दी जाती थी उसे साला भोग का नाम दिया जाता था। किसी किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दी जाती थी यानी दान में दी जाती थी वो साला भोग के नाम से जानी जाती थी। ओके, इसके बाद अगर बात किया जाए पल्लिच्छांदम की अगर बात किया जाए तो ये जो है ये जैन पल्लिच्छांदम की बात किया जाए तो ये जैन संस्थानों को दान में दी गई या दान दी गई भूमि को कहा जाता था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक बच रहा है ब्रह्मदेह की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मदेह जो है ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि जो है उसको क्या कहा जाता था, उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। ओके, ब्रह्मदेव। तो ये 4 पॉइंट है, 4 ऑप्शन में चारों को मैंने आपको बता दिया कि ऐसी ज़मीन बेसिकली चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। जैसे कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे वेल्लान वगाई कहते थे। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहते थे। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि उसे पल्लिच्छांदम कहते थे। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि उसे ब्रह्मदेह कहते थे। एक टर्म आप लोग और ध्यान रखिएगा, मैं उसको बता दे रहा हूँ, एक टर्म और आप रखिएगा ध्यान में, उसको कहते थे बेसिकली कि देवदान या इसी को बोलते थे तिरुनाम टुक्कानी। ओके, तिरुनाम टुक्कानी। ये किस तरीके की भूमि को कहा जाता था, किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को ये कहा जाता था। किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। ओके, कहा जाता था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये फाइनली 5वां पॉइंट। ओके, तो ये 5 पॉइंट आप लोग समझिएगा। एक सवाल पूछा है, 5 इसमें आंसर मिले हैं हमें और इन 5 आंसरों को आप लोग ध्यान से याद करके या नोट बना के कहीं रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, क्योंकि ये ऐसे टर्म है ना, एक बार याद करोगे आप भूल जाओगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और ये सीरीज़ भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल फील हो रही होगी। तो इसके जो बचे हुए सवाल हैं उसको मैं अगले लेक्चर में पूरा फिनिश कर दूंगा। वहाँ पे हमारा प्राचीन भारत के जितने PYQs आए हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग मॉडर्न यानी आधुनिक भारत वाले PYQs पे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अगर एग्ज़ाम में देखा जाए तो वहीं से आने वाले हैं। इससे भी आएगा 1 या 2 सवाल, टोटल 5 सवाल आने वाले हैं। तो कम से कम 1 या 2 सवाल आपको वो प्राचीन भारत से पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वो आधुनिक भारत से पूछेगा। ओके, तो मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा मैं इसलिए स्टे लगा देता हूँ कि हमें सबसे पहले अब टाइम बचा नहीं है, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हमारा ज़्यादा सवाल निकल पाए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम उस टॉपिक को पढ़ के बना लें। ओके, तो मेन फोकस हमारा उन्हीं टॉपिक पे अभी रहेगा जो ज़्यादा एग्जाम में आने वाले हैं। सिलेबस कवर करना हमारा मेन टारगेट नहीं, हमारा ये है कि हमको सिलेक्शन किसी तरीके से कैसे लेना है, उस चीज़ को पढ़ के लेना है जो सबसे ज़्यादा आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसका फाइनल लेक्चर होगा प्राचीन भारत का। तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।